मेरे को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो है सर अपने कक्ष में घुसने से मना कर दिया गया। और हमारे साथ प्रस्तावक भी थे, दो प्रस्तावक थे, घुसने से मना कर दिए। आधा घंटा तक मैं कोशिश किया घुसने, अपन फॉर्म उनसे परमिशन लेके गए कि दो ठे प्रस्तावक नहीं मिल रहा, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है। वो एग्री हुई, मौखिक तौर पर जाए, हम उनको लेने के लिए गए। उधर से आए तब हमको घुसने नहीं दिया गया भीतर से। पे जो आप बता रहे हैं, जी हाँ। तो उस समय तो इन्होंने आपत्ति किया ही नहीं था कि आपके फॉर्म में कोई डिफेक्ट है, तो आपने शिकायत क्यों किया? नहीं नहीं। इलेक्शन कब हुआ था? इलेक्शन माय लॉर्ड हुआ था 17 नवंबर 2023 को, डेट ऑफ पोलिंग 17 नवंबर 2023 को। 2023 को हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? माय लॉर्ड अंबिकापुर, नंबर बताइए। सर्कल नंबर 10, अंबिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा। कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 10, हाँ सर, सर्कल नंबर 10 प्रेफर किए हैं उनको थ्रू आउट। अंबिकापुर। क्या जनरल के लिए था कि रिजर्व था? जनरल कैटेगरी। टोटल कितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे? माय लॉर्ड देयर वे टोटल 16 नहीं, 4 से 16, 4 से 16, 12, 13 थे। 13 थे। हाँ। रिटर्न कैंडिडेट कौन है? रिटर्न कैंडिडेट रिस्पोंडेंट नंबर 4 है। और 4 है। और पिटिशनर इंडिपेंडेंट थे? पिटिशनर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। डेट ऑफ नॉमिनेशन क्या था? कब से कब तक था? 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2023। 21/10 से 30/10/2023। 30/10/2023 को। आपने कब फॉर्म जमा किया नॉमिनेशन? ये लास्ट डेट सर, 30। तारीख बताइए। 30। 30 तारीख को। 30/10/2023 को किया आपने। स्क्रूटनी कब हुई? 31 अक्टूबर। एक ही दिन था स्क्रूटनी का? हाँ सेम एक ही दिन, वो फिक्स्ड है एज पर स्टैट्यूट। 31/10/23 को स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी में इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया। किस ग्राउंड पर रिजेक्ट हुआ? इनके नॉमिनेशन फॉर्म में बहुत सारे जो कॉलम्स थे एम्प्टी, ब्लैंक थे। कुछ सब्सटैंशियल डिटेल्स थी, वो भी ब्लैंक थी। डिफेक्ट्स, सब्सटैंशियल डिफेक्ट्स थे। टोटल 7 कॉलम्स ब्लैंक थे। मतलब ठीक है। कहाँ पे है इनका नॉमिनेशन पेपर? नॉमिनेशन मैलॉर्ड इनकी पिटीशन से स्टार्ट हुआ है, पेज नंबर 30 से शुरू हुआ है। पेज नंबर 30 पे। ये क्या है? राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल वाला, ये इन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है। नेक्स्ट में आ गए हैं। भाग 2 में इन्होंने भरा है। भाग 3 में इन्होंने सब भर दिया है। ठीक है। 3 का में लागू नहीं होता, खाली छोड़ दिया है। FIR वगैरह इनके खिलाफ नहीं है कोई भी। लागू नहीं, लागू नहीं, ये इधर खाली हो गया। उसके बाद शपथ। शपथ इन्होंने पेज नंबर 37 ब्लैंक है मैलॉर्ड, वो डिफेक्ट। 35 में इन्होंने लिख के दे दिया है। 36 में विधानसभा क्षेत्र लिख दिया। 37 में अंबिकापुर अभ्यर्थी का नाम इधर। वो जो अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता का नाम है, वो ब्लैंक छोड़ दिया। तो दिस वाज वन ऑफ द डिफेक्ट पॉइंटेड। अभी अब ये इन्होंने तो कोई अभिकर्ता नहीं होगा तो नहीं लिखा। हाँ, तो लागू नहीं है, नहीं ये भी नहीं लिखा है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं भाई, अगर मान लिया अभिकर्ता उनके पास है ही नहीं तो क्या जरूरत लिखने की? दैट कैन बी स्टेटेड। नेक्स्ट। पेज नंबर 40 में इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है, मतलब टॉप में। पेज नंबर 40 में। 40 में जो फर्स्ट लाइन है मतलब निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, सदन का नाम, वो ब्लैंक छोड़ा है।
नियम 4 का 4 का निकालिए निर्वाचन नियम, इलेक्शन रूल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जिस 1951 में रूल्स बने उनको निकालिए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में प्रोवाइड, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन में है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स शुरू में सिर्फ फॉर्म 25 तक था, फिर अमेंड हुआ, 26 भी ऐड हुआ है। तो ये फॉर्म 26 एज पर रूल 4A है। रूल 4A 4 दिखाइए। इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 61। Form of affidavit to be filled at the time of delivering nomination. The candidate or his proposer, as the case may be, shall at the time of the delivering to the returning officer the nomination paper under subsection 1 of the section 33 of the Act also deliver to him an affidavit sworn by candidate before a magistrate or first class or notary in form. It is notarized. नोटराइज्ड है ये। ये तो नोटराइज्ड है, इसमें तो ठीक है। अब इसमें यह है कि लेफ्ट द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, certain columns or a blank. यस। That is the only allegation. What would be the effect अगर उन्होंने संसदीय क्षेत्र का नाम एफिडेविट में नहीं लिखा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बाकी जगह तो उन्होंने लिखा है कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। How it would affect? It amounts to a defect, my lord, admittedly. Not defect. It's curable defect. क्या क्या कर सकते हैं क्योर वहाँ पे? Curable, हाँ, yes, that's the question, that query, my lord, I'll answer. कि जब defect cure करना है, तो there is certain time as prescribed under the statute, which is 11 a.m. to 3 p.m. It has to be cured before the start of the scrutiny. Now, the present petitioner, my lord, he submitted his nomination paper at 2:30 p.m. just before the last date of submission of nomination form On 30th. on 28th of June. The scrutiny was supposed to start from 10 a.m. on 31st of October. At around 5:15 p.m., my lord, the candidate was informed that there was defects in your affidavit. 5:15 of 30 October. 30 October. 30 October. He was informed there is defect. He was present there. His allegation is about corrupt practices by the returning officer, that he was not allowed to enter the office. But in his petition only, my lord, he has submitted an oath, which is at page number 28. 28 में माय लॉर्ड इन्होंने ओथ लिया है, टाइम भी लिखा है 5:40 PM. Yes. Means when the error was pointed out to him, he was present there and he has taken oath at 5:40 PM. Till that time, my lord, he was having time to cure the defect. Also, he was asked, he was still. When he was informed that there are some defects in his nomination paper. 5:15 PM. Where is that document? Checklist, my lord. Page number? Checklist is page number 22. Page number 22, P4. Last. 5:15 is this. It's half an hour time was. He was there for half an hour in that office. निर्वाचन क्षेत्र अंकित नहीं किया गया है, जानकारी है। Despite that, my lord, he was still given a time to cure the defects before the start of scrutiny. Now, the start of scrutiny, my lord, as I have stated, was 10 a.m. on 31st of October. Now, my lord, may kindly see page number 23.
He himself has approached on 11:10 a.m. 31st of October. He himself has written in this paper. So he has approached after the start of scrutiny. The time इस जो है रेक्टिफाई करने के लिए डिफेक्ट्स कितने से कितने बजे से समय तक था? It could have been cured at any time during the course when the nomination papers are to be submitted. 21st अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक तो जो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं डिफेक्ट पॉइंट हो रहे हैं कर सकते हैं, पर जब नॉमिनेशन फॉर्म का लास्ट डे चला जाता है तो आपको स्क्रूटनी स्टार्ट होने से पहले कर सकते हैं. स्क्रूटनी के समय नहीं कर सकते. स्क्रूटनी के समय नहीं कर सकते. स्क्रूटनी के समय यू आर नॉट सपोज टू. The last date to rectify the defects was 30th of November. Yes, 30 October. October, 30th of October. And on that date, though he was present, he failed to rectify those defects. Yes. And He therefore, alleges that he was not allowed to enter. There is an allegation of corrupt practice, but his document shows Any that he was there. any application, any complaint was made by the petitioner before the returning officer to this effect that he was not permitted to participate. He was not permitted by the returning officer or any officer to वो rectify email, those. वो पेज नंबर 24 में ईमेल से रात को 8:30 बजे इलेक्शन कमिश्नर को भेजा. After completion of the process, na. After completion of process. But During that The- he was not there. working hours, he Oh. failed to make any such representation or application or complaint before the returning officer. No. Yes. That he Yes. has not been permitted. Yes. He failed. Yes. Yes. Page number 37 was 37, 38. कौन सा था? It was page number 40 ना? 40. 40 में है first column he left blank and thereafter and other. वो इनका जो सोशल मीडिया का डिटेल्स है मतलब Whether it is relevant if person is not having any mobile phone, any social media account, in such a situation there is can be ignored. Returning a officer to layman the some or a extent. rural person, Yes. or illiterate person residing in rural area, Hmm. he may not have any such email address Yes. or social media account. It's not necessary. It's not mandatory to give detail of social media account number or mobile account number, etc. तो ये Yes. तो नहीं है. And next, जो पैराग्राफ 6 है मतलब दोष सिद्धि के मामले, if he has not been convicted in any case, वो चिन्हांकित करना था. एज पर इस दोष सिद्धि के मामले कहाँ पर है? पैरा नंबर ये पेज 42 का 6 है. 42+6 लंबित आपराधिक मामले. तो इसमें इन्होंने पहले में कर तो दिया है कि नहीं है? हाँ, अब ये कॉलम बनाए हैं माय लॉर्ड एज पर लॉ, तो इनको टिक मार्क करना था. वहाँ पे चिन्हांकित शून्य लिख तो दिया है सब में. शून्य लिखा है, लागू नहीं है. लागू नहीं तो और क्या करना था? पैराग्राफ 6 पे लिखा है लागू. इसमें लिख दिया है. माय लॉर्ड ये लिखा है कि यदि अभ्यर्थी दोष सिद्धि नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प 2 के सामने लागू नहीं होता है लिखे. तो इन्होंने लागू नहीं जो है वो 6 के सब क्लॉज 1 के सामने लिखा. Trivial lacuna. On this count alone, nomination can't be rejected. ये तो ठीक है. लागू नहीं तो लिख दिया है. He has showed his intention that no criminal case is pending against him, and he has not been convicted by any criminal court till date. That's Yes. sufficient. It's compliance of Yes. the requirement. So these were the defects, my lord, out of which one was substantial in nature, that Yes. place of constituency was There not. is only one substantial lacuna in his nomination paper, that he failed to mention The the number of constituency. Name and number of constituency. और ये name and number of constituency, my lord, one more place is there. My lord, may kindly come to page number 51. Yes. कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है.
रो नंबर 3 उसमें भी इन्होंने छोड़ दिया है, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य, उसको भी छोड़ दिया है उसको भी इन्होंने। छोड़ दिया। हम्म, Then that these are the defects, my lord. Two are substantial, rest could have been ignored. Now, my lord, second round of contention in the application for rejection, my lord, is may kindly be referred to Rule 94A of the conduct of election rules, my lord. हम्म, 94, a form of affidavit to be filled with election petition, The affidavit, filed with the election petition. my lord, it reads the affidavit referred to in the proviso to subsection 1 of section 83 shall be shown before the magistrate of the first class or a notary or a commissioner of oath and shall be in form 25. इसमें This- तो जजमेंट मिलेंगे, इट कैन बी, अगर एफिडेविट साधारण भी दिए हैं। No, my lord, what I'm saying is that section 83 subsection 1 deals with allegations of corrupt practice, which he has specifically alleged. It has to be in form 25. Form 25 is there in the rules, which is in a prescribed format specifying what corrupt practice, name of the person who has done a corrupt practice. He hasn't named anyone. Now where 83 1D, yes. yes, 83 1B, my lord, says an election 1B, 1B. An election petition shall set forth full particulars of any corrupt practice that the petitioner alleges, including as full a statement as possible of the names of the parties alleged to have commit such corrupt practice and the date and the place of the commission of each of such practice. Now he has alleged corrupt your practice. submission would be with regard to corrupt practice, there is no concise statement Concise state. and Support- material particulars. Supported by an affidavit in form 25. So this, Yes. my lord, this itself, my lord, makes the petition defective and liable to be rejected. And the allegation itself, as my lord, I have stated earlier, is false because he stated he was not permitted to enter the office, but he was there at 5:40 p.m. His own document says so, my lord. Yes. My lord, I'll read section 83, subsection 2. Mm. Any schedule or annexure to the petition shall also be signed by the petitioner and verified in the same manner as the petition. This The copy which I have been supplied, my this lord, defect is curable one. not curable, my lord. I may read section 100. You will get this catena of decisions that this defect is curable. Grounds for Hmm. Where it is provided that this sorry, defect is not curable.
My lord, I have mistaken. I may be corrected. I will read section 86, my lord. Trial of election petition. The High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of section 81 or 82 or section 117. So, my lord, he has not 81, 82, 87, it doesn't include 83. Yes, my lord. But On section this ground alone, the election petition cannot be dismissed at threshold, yes. But there was, and it is a curable defect. despite pointing out that defect in my application, it is still not cured, my lord. That is what I will submit. Yes. And on the And- ground, These 4 grounds, my lord, I am relying. yes, बताइए आप भी कोई मेरा पास कहना ये है कि क्योंकि इनके पूरे इंग्लिश मीडियम के मतलब स्टेटमेंट नहीं, ऐसा हम समझा रहे हैं आपको। इनका कहना ये है कि नॉमिनेशन पेपर है, जो नामांकन पत्र है, आपने जब भरा था, एक शपथ पत्र आपने दिया है पेज नंबर 40 पे, 40 ही है ना वो, हाँ, चलो। पेज नंबर 40 पे एक शपथ पत्र है। उसमें जो पहला कॉलम है पेज नंबर 40 पे, उसमें निर्वाचन क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या लिखनी थी, उसको आपने रिक्त छोड़ दिया है। सर थोड़ा सा मेरा बात सुनिए। पेज नंबर से 55-56 अटैच किया हुआ है सफाई में है, उसको थोड़ा सा देखा जाए। बताइए। इसमें स्टेट निर्वाचन अधिकारी के पास मेल में किया था जो है, मेरे को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो है सर अपने कक्ष में घुसने से मना कर दिया गया, और हमारे साथ प्रस्तावक भी थे, 2 प्रस्तावक थे, घुसने से मना कर दिए। आधा घंटे तक मैं कोशिश किया ये आपने कब किया है? ये सर ये 30-10-23 को किया था। 6 नवंबर है। 6 नवंबर 6 तारीख देखिए नवंबर। ऊपर में, ईमेल है 6 नहीं नवंबर। सर, ऊपर में देखिए डेट दिया हुआ है ईमेल का, उसी पेज में, पेज नंबर 55 पे। वो अलग आया है सर, ये 56 में देखते सर। हाँ ये रीना बाबा हाँ, ये भी 6 नवंबर का है। 30 अक्टूबर को फॉरवर्ड हुआ है वहां से। इसमें लिखा गया है कि काइंडली फाइंड द अटैच्ड फाइल इन फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। वो उसमें थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ हुआ है सर, लेकिन ये 30 तारीख का फॉरवर्ड हुआ है। 6 नवंबर 31 अक्टूबर। वो अलग फॉरवर्ड किया था उसका, वो आया सर ये 30 पर तारीख। 4:08 पे जो आप बता रहे हैं, जी हाँ। तो उस समय तो इन्होंने आपत्ति किया ही नहीं था कि आपके फॉर्म में कोई डिफेक्ट है, तो आपने शिकायत क्यों किया? नहीं वो सर क्या है कि जब अपन फॉर्म उनसे परमिशन लेके गए कि 2 ठे प्रस्तावक नहीं मिल रहा है, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है, वो एग्री हुई मौखिक तौर पर जाए, हम उनको लेने के लिए गए, उधर से आए तब हमको घुसने नहीं दिया गया भीतर से। नहीं, वो तो बात ही नहीं है कि घुसने दिए, नाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फॉर्म आपने जमा कर दिया। फॉर्म जमा करने का नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने का टाइम कितने बजे तक था? फॉर्म तो सर उस समय पर जमा हुआ था। कितने समय तक था? 30 तारीख को 3:30 से पहले जो है 3:30 तक था ना? जी। 3:30 तक था। आपका फॉर्म जब उन्होंने चेक किया है, आपको 5:15 में ये बताया कि आपके फॉर्म में कुछ कमियां रह गई हैं, तो 4:08 पे शिकायत करने का तो कोई कार्य औचित्य ही नहीं था। नहीं, 4:08 पे आपने क्या शिकायत किया? जब घुसने नहीं दिए तो मैं छोड़कर तो चला गया। घुसने नहीं दिए तो वो अलग बात है ना, पर आपको तो उन्होंने 4:08 और 5:40 पे आपका 5:40 में आपका डिक्लेरेशन है कि आप वहीं पे कार्यालय में उपस्थित थे। नहीं, वो आपत्ति जो डाली है, मैं उसे फॉर्मेट मांगा, सब कुछ मांगा, मेरे दिया ही नहीं गया वहां जैसे। फॉर्मेट की जरूरत ही नहीं है, वो वहां जो तो भी जाके उसमें लिखना था आपको। फॉर्मेट की क्या जरूरत थी उसमें? फॉर्मेट की जरूरत नहीं थी। 5:15 में 30 तारीख को उन्होंने बताया कि आपके फॉर्म में ये कमियां रह गई हैं, यहाँ पे आपको भरना है, इसको 10 जगह का नाम लिखना है। 5:40 पे आपका खुद का दस्तावेज बता रहा है कि आप वहां पे उपस्थित थे।
उसके बाद भी आपने उन कमियों को दूर नहीं किया, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सर गया। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स देंगे तब तो सर कमी को दूर करेंगे जो है। तो आपने आवेदन कहाँ पे दिया कि हमको दस्तावेज नहीं दिए उनसे हैं? मांगा गया सर उसमें जो है। कहाँ पे है उसकी जानकारी? उसकी शिकायत कहाँ पे है? किसको आपने की कि हमने दस्तावेज मांगा सुधार करने के लिए, हमको नहीं दिया गया? 31/10 ये 12/30 उसको तो बाद में आप कुछ भी करते रहिए, उस समय तुरंत आपने कहाँ शिकायत किया, किसको शिकायत किया? वहां सर उतना टाइम नहीं था कि राइटिंग में वहां पर दे सके क्यों नहीं दे सकते? उसके लिए तो है ही, प्रावधान उसी के लिए बना हुआ है। अगर कोई गलती होती है, कोई कमी होती है, तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को देना है। वो तो आधार रहता है आपकी चुनाव याचिका का। चुनाव याचिका का आजकल तो डिजिटल हो गया है, तुरंत आप शिकायत कर सकते हैं, 1 मिनट में शिकायत होता है। बटन दबाइए, शिकायत इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर, सबके पास शिकायत पहुंच जाती है और उनको तो कार्रवाई करनी है अगर कोई आपकी शिकायत आई। आपने 4:08 पे किया कोई शिकायत, देखिए तुरंत उस पे हुआ। और गलती तो आपने ही की थी, आपने कुछ कॉलम्स को, कुछ जगह आपने खाली छोड़ दिया नहीं था। मालूम था सर मेरे कुछ कमी है, ये मालूम था जो है। तो मालूम और था, उसको दूर उसको करना था फिलअप ना। करने के लिए जो है मैं कहा था जो हमारा सर मेन था कि प्रस्तावक को ला करके उसमें उनका वो कराना जो है। नहीं, प्रस्तावक का नहीं है, कोई गलती नहीं है उसमें, प्रस्तावक की जरूरत नहीं थी उस समय। आपको विधानसभा क्षेत्र और उसका क्रमांक 2 जगह पे आपने छोड़ा है। एक पेज नंबर 40 पे छोड़ा है, एक पेज नंबर 58 पे है, 58 पे है। 2 जगह आपने छोड़ा है। और इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने आपको सूचना भी दी कि आप इन कमियों को दूर कर लीजिए। 5:15 पे उन्होंने आपको सूचित किया, 5:40 पे आप वहीं उपस्थित थे, उसके बावजूद भी आपने उन कमियों को दूर नहीं किया। तो सर देंगे तब तो सर सुधार करेगा आदमी जो है। आपने शिकायत भी नहीं की, अगर नहीं दिए तो आपको शिकायत तो करनी थी। कहाँ पे आपने शिकायत की इस चीज की कि हमको फॉर्म नहीं दे रहे हैं, हमको भरने नहीं दे रहे हैं, गलतियों को दूर नहीं करने दे रहे अच्छा हैं? दूसरे दिन बुलाया भी गया सर, मैं आया भी वहां पर जो है। दूसरे दिन तो खत्म हो गया था समय। ये स्क्रूटनी की समय से उससे पहले जो है। स्क्रूटनी के समय केवल स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के समय जो गलतियां हैं उनको सुधारने का अवसर नहीं दिया जाता। कौन कौन से हैं, कुछ डिसीजंस हैं? My lord, I am relying upon Prahlad Das Khandelwal. दे दीजिए, कौन कौन से हैं, पैरा कौन कौन से हैं? यस मिस्टर, I have, आप क्या कह रहे हैं? पूरी सुनवाई होनी चाहिए सर, पूरी सुनवाई होनी है, बीच में ही मतलब ब्रेक लगाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है सर। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है दे सर। दीजिए, इनका डिसीजन दे दीजिए। यस मिस्टर राकेश झा, आपको क्या कहना है? ठीक है, इनको रख पूरे लीजिए। गवाह है सर, हर चीज को उसमें सर, उसमें सुनवाई हो, पूरा कंप्लीट सुनवाई होनी चाहिए। देखते हैं क्या हो सकता है, आदेश करेंगे। लिखिए पेज 15 पे यार दिखा रहा है पेज नंबर। रिसेप्ट गिवन पेज 15 पे रिटर्न आर्ग्यूमेंट के साथ नेक्स्ट डिले पैरा हाईलाइट कर दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा मिस्टर साल्विक। पैरा कौन कौन से रेलिवेंट और सब में लिख My दीजिएगा। lord, I have flagged in the written argument the relevant para of the judgment. हाँ, मिस्टर कृष्णा नंदन सिंह, पिटिशनर इन पर्सन। मिस्टर अरविंद सिन्हा, एडवोकेट फॉर रेस्पोंड नंबर 13। मिस्टर साल्विक तिवारी फॉर रेस्पोंड, एडवोकेट फॉर रेस्पोंड नंबर 4। मिस्टर राकेश झा, एडवोकेट फॉर रेस्पोंड नंबर 1, 2 and 3।